हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 3 सेशन है 24-28 MDC 3 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं MDC 3 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 3 24-28 के स्टूडेंट के लिए MDC 3 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है? न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो वह वस्तु विराम अवस्था में 2 बार हो गया, विराम अवस्था में तथा गतिशील अवस्था में समान वेग से सीधी रेखा में चलती है, उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो वह वस्तु विराम अवस्था में तथा गतिशील अवस्था में समान वेग से सीधी रेखा में चलती है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एस्केप वेलोसिटी प्लायन वेग क्या है? प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजा जा सकता है ताकि वह वापस पृथ्वी पर ना लौटे। पृथ्वी के लिए इसका मान लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजा जा सकता है ताकि वह वापस पृथ्वी पर ना लौटे। पृथ्वी के लिए इसका मान लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओम का नियम क्या है? ओम के नियम के अनुसार यदि तापमान स्थिर रहे तो किसी चालक में प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। ओम के नियम के अनुसार यदि तापमान स्थिर रहे तो किसी चालक में प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। इसका सूत्र है V = IR, जिसमें V वोल्टेज होता है, I विद्युत धारा और R प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट क्या है? विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा है जो 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा है जो 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। इसकी SI इकाई है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। तो यहाँ पर J से जूल है और ये प्रति का चिन्ह है और ये किलोग्राम और ये केल्विन, K से केल्विन। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया है जिसमें अस्थिर परमाणु नाभिकीय स्वतः अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करके अधिक स्थिर नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया है जिसमें अस्थिर परमाणु नाभिक स्वतः अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन करके अधिक स्थिर नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्य ऊर्जा प्रमेय वर्क एनर्जी थ्योरम का वर्णन कीजिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय का वर्णन कीजिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय यांत्रिक का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के हुए परिवर्तन के बराबर होता है। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य करता है तो उसकी गति उस वेग में परिवर्तित होता है जिसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा भी बदल जाती है। यदि वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि यदि कार्य ऋणात्मक होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। इसीलिए कार्य और गतिज ऊर्जा के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय वर्क एनर्जी थ्योरम यांत्रिक का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में
हुए परिवर्तन के बराबर होता है। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य करता है तो उसकी गति तथा वेग में परिवर्तन होता है। इसके कारण इसकी गतिज ऊर्जा भी बदल जाती है। यदि वस्तु में किया गया कार्य पॉजिटिव होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। यदि कार्य नेगेटिव होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती है। इसीलिए कार्य और गतिज ऊर्जा के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। गणितीय रूप से कार्य ऊर्जा प्रमेय को निम्न प्रकार में व्यक्त किया जाता है। यह है निम्न प्रकार में। तो देखिए इसमें इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर W का मतलब होता है किया गया कुल कार्य, और ये तो त्रिभुज है, त्रिभुज ही रहेगा। और K1 का मतलब होता है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तथा K2 का मतलब होता है आंतरिक गतिज ऊर्जा। उदाहरण के लिए यदि किसी फुटबॉल को पैर से जोर से मारा जाए तो उस पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है, जिससे गेंद अधिक वेग से आगे बढ़ती है। इसी प्रकार यदि चलती हुई साइकिल पर ब्रेक लगाया जाए तो ब्रेक द्वारा किया गया ऋणात्मक कार्य उसकी गतिज ऊर्जा को कम कर देता है और अंततः साइकिल रुक जाती है। इस प्रकार कार्य ऊर्जा प्रमेय यह स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन उस पर किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। यह प्रमेय भौतिकी के अनेक क्षेत्रों जैसे कि यांत्रिकी, अभियांत्रिकी तथा दैनिक जीवन की गति संबंधी समस्याओं के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कार्य ऊर्जा प्रमेय यह स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन उस पर किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। यह प्रमेय भौतिकी के अनेक क्षेत्रों जैसे कि यांत्रिकी, अभियांत्रिकी तथा दैनिक जीवन की गति संबंधी समस्याओं के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 है केपलर के ग्रहों की गति के 3 नियम लिखिए। जोहानस केपलर ने ग्रहों के गति का अध्ययन करके ग्रहों की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। ये नियम ग्रहों की सूर्य से चारों ओर गति को स्पष्ट करते हैं और आधुनिक खगोल विज्ञान का आधार माने जाते हैं। केपलर ने ग्रहों की गति का अध्ययन करके ग्रहों की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। ये नियम ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति को स्पष्ट करते हैं और आधुनिक खगोल विज्ञान का आधार माने जाते हैं। प्रथम नियम है दीर्घवृत्त का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। केपलर ने प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त आकार की कक्षा में घूमता है तथा सूर्य उस दीर्घवृत्त के 2 फोकस में से एक पर स्थिर होता है। इसीलिए ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी हमेशा समान नहीं रहती। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त आकार की कक्षा में घूमता है तथा सूर्य उस दीर्घवृत्त के 2 फोकस में से एक पर स्थिर होता है। इसीलिए ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी हमेशा समान नहीं रहती। दूसरा नियम है समान क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका अर्थ है कि ग्रह सूर्य के निकट आने पर अधिक वेग से तथा सूर्य से दूर जाने पर कम वेग से चलता है। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका अर्थ है कि ग्रह सूर्य के निकट आने पर अधिक वेग से तथा सूर्य के दूर जाने पर कम वेग से चलता है। तृतीय नियम है आवर्तकाल का नियम, लॉ ऑफ पीरियड्स। केपलर के तृतीय नियम के अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल को T से व्यक्त किया गया का वर्ग किसी कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष R से व्यक्त किया गया के घन के समानुपाती होता है। केपलर के तृतीय नियम के अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, देखिए यहाँ पर परिक्रमण काल का वर्ग, तो देखिए T का वर्ग और उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष को घन, तो देखिए यहाँ पर R को घन और ये समानुपाती, और जो बीच वाला चिन्ह है वह समानुपाती का चिन्ह है। इस नियम से ग्रहों की कक्षा और उसके परिक्रमण काल के बीच संबंध ज्ञात होता है। निष्कर्ष, केपलर के तीनों नियम ग्रहों की गति को सरल एवं वैज्ञानिक रूप से समझाते हैं। बाद में सर आइजैक न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर इन नियमों की वैज्ञानिक व्याख्या की है। ये नियम आज भी
ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। केपलर के तीनों नियम ग्रहों की गति को सरल एवं वैज्ञानिक रूप से समझाते हैं। बाद में सर आइजैक न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर इन नियमों की वैज्ञानिक व्याख्या की और ये नियम आज भी ग्रहों, उपग्रहों तथा अन्य खगोल पिंडों की गति का अध्ययन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एवं फेरोमैग्नेटिक पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एवं फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में अंतर स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को मुख्य रूप से डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पदार्थों में वर्गीकृत किया जाता है। इन तीनों प्रकार के पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। डायमैग्नेटिक पदार्थ वे होते हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से रहने पर चुंबक द्वारा कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसीलिए इनमें स्थायी चुंबक उत्पन्न नहीं होता। बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना तथा जल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। डायमैग्नेटिक पदार्थ वे होते हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रहने वाले चुंबक द्वारा कमजोर रूप से प्रतिकर्ष होते हैं। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसीलिए इसमें स्थायी चुंबक उत्पन्न नहीं होता है। इसका उदाहरण है बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना तथा जल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरा है पैरामैग्नेटिक पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, जिसके कारण इसमें हल्का चुंबकीय प्रभाव दिखाई देता है। चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर इसका चुंबक समाप्त हो जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, प्लेटिनम तथा मैग्नीशियम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। पैरामैग्नेटिक में कुछ इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, जिसके कारण इसमें हल्का चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। इसमें बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा चुंबकीय डोमेन, मैग्नेटिक डोमेन्स पाए जाते हैं। इसके कारण ये आसानी से चुंबकित हो जाते हैं और लंबे समय तक अपना चुंबकत्व बनाए रख सकते हैं, इसीलिए इसमें स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट और इस्पात इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर बहुत अधिक आकर्षित होते हैं और इसमें बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा चुंबकीय डोमेन पाए जाते हैं। इसके कारण ये आसानी से चुंबकित हो जाते हैं और लंबे समय तक अपना चुंबकत्व बनाए रखते हैं। चिपकने के बाद ये लंबे समय तक अपना चुंबकत्व बनाए रखते हैं, इसीलिए इसमें स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इसीलिए इससे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। लोहा, निकल, कोबाल्ट तथा इस्पात इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार डायमैग्नेटिक पदार्थ चुंबक से दूर हटते हैं। पैरामैग्नेटिक पदार्थ हल्के रूप से आकर्षित होते हैं, जबकि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ अत्यधिक आकर्षित होते हैं और स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। यही इनके बीच मुख्य अंतर है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूटन के गति के तीनों नियमों का वर्णन कीजिए तथा उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। न्यूटन के गति के तीनों नियम का वर्णन करना है और उपयुक्त उदाहरण सहित समझाना है। तो यहाँ पर तीनों नियम का अच्छे से वर्णन किया गया है उदाहरण के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग एवं संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा रॉकेट की गति को समझाइए। रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा जो रॉकेट की गति है, रॉकेट मोशन को समझाना है। तो यहाँ पर पूरा अच्छे से आपको समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का विस्तृत वर्णन कीजिए। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम का विस्तृत वर्णन कीजिए। ऊष्मागतिकी का 2 नियम होता है, प्रथम और द्वितीय, तो इनका विस्तृत से वर्णन करना है, विस्तार से। और दोनों के बीच क्या महत्व है, प्रथम और द्वितीय नियम का महत्व क्या है, ये भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है सरल आवर्त गति का डॉपलर प्रभाव का विस्तृत वर्णन कीजिए। सरल आवर्त नियम, सिंपल हार्मोनिक मोशन तथा डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट का विस्तृत वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 है प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर पूरा आपको चित्र के साथ समझाया गया है। परावर्तन, यहाँ से देखिए ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये होता है अभिलंब। ये वाला तो आप लोगों ने सब 10th क्लास में ही पढ़ लिया होगा। दो चित्र यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कूलोम के नियम। कूलोम के नियम विद्युत क्षेत्र तथा ओम के नियम का विस्तृत वर्णन कीजिए। कूलोम का नियम, विद्युत क्षेत्र तथा ओम के नियम का विस्तृत वर्णन करना है। यहाँ पर भी पूरा चित्र के साथ आपको समझाया गया है। तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियोधर्मिता, तरंग कण, द्वैत तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियोधर्मिता, तरंग कण, द्वैत तथा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत का वर्णन करना है। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MDC फिजिक्स का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।